हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 के सॉल्यूशन एंड दिस इज पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 121 से 130। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द साउंड वेव। आपने देखा होगा साउंड वेव की अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, भले उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 ट्रांसमिटिंग मीडियम, यानी कि मीडियम अगर अलग होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 122, एक गिवन इक्वेशन है स्टेशनरी वेव की और सभी जो भी गिवन है यहाँ पर सब एसआई यूनिट में, तो आपको मैच करना है फिजिकल क्वांटिटी और उनकी वैल्यू से। पहले मैं आपको जनरल इक्वेशन बता देता हूँ। स्टेशनरी वेव की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड 2a साइन kx इंटू में कोस ओमेगा टी। तो इसी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हुए हम के ओमेगा एम्पलीट्यूड जो भी फाइंड कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2a को। a यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, सो 2a किसके इक्वल हो जाएगा, 0.06 के। 2a किसके इक्वल हो गया, 0.06। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.03। तो काम करते हैं, एम्पलीट्यूड यहाँ पर है, एम्पलीट्यूड को किससे मैच करवाएंगे, एम्पलीट्यूड को मैच करवाएंगे हम Q से। तो आप ये देखो A का Q किस में आ रहा है, A का Q सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बहुत जल्दी आंसर निकल गया, लेकिन बाकी चीज भी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स होता क्या, पहले वो पता करते हैं। देखो ये मान लीजिए कोई वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट होता है नोड, ये पॉइंट होता है नोड और ये होता है एंटी नोड। क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये पूरा जो एक वेवलेंथ है, मतलब इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, पूरे डिस्टेंस को लैम्डा से। तो ये तो उसका आधा हो गया, यानी कि लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड का मतलब हो गया कि लैम्डा बाय 2 पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये देखिए के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा, के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में वेवलेंथ। के की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं तो एक्स के कोफिशिएंट क्या होगा, के, यानी कि के की वैल्यू कंपेयर करने पर कितनी पता चली हमें, 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट होगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लैम्डा बाय 2 जो कि 1/2 जो कि 0.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स कितना आएगा, 0.5, यानी कि 0.5। तो बी का सी से, सॉरी बी का पी से, बी का पी यहाँ पर है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो अब मैं ओमेगा को कंपेयर करूंगा 5 पाई से। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 5 पाई, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ के। सो एफ विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू 5 पाई है, डिवाइड कर दो 2 पाई से पाई कैंसिल होगा, 5/2 यानी कि 5 का आधा होता है 2.5, 2.5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2.5। तो सी का आर से। तो उतना करने की जरूरत नहीं थी वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 123, हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल है ए और बी, मैग्नीट्यूड इनका गिवन है और इनकी लोकेशन गिवन है, कहाँ पर ये रखे हुए हैं। हमें बताना है फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन चार्ज ए कितना होगा, और वो भी वेक्टर फॉर्म में। तो पहले एक ओरिजिन सेट कर लेते हैं, यहाँ पर ओरिजिन ले रहे हैं और लेट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब एक चार्ज रखा है ओरिजिन पे 0,0 पर, कौन सा, चार्ज ए, और चार्ज ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 माइक्रो कोलॉम्ब। दूसरा चार्ज रखा हुआ है बी जो कि -8 -6 पे रखा हुआ है। तो माइनस माइनस मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव, यहाँ पर वाई एक्सिस नेगेटिव। तो लेट यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है बी और इसके कोऑर्डिनेट्स है -8 और -6, और इसका चार्ज बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10 माइक्रो कोलॉम्ब। अब एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि जो कोलम्बियन फोर्स होती है वो सेंट्रल फोर्स होती है नेचर में, सेंटर टू सेंटर लगती है। हमसे ये पूछा कि चार्ज बी ए पर कितनी फोर्स लगाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों ही जो चार्ज है वो कैसे है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो चार्ज ए पर फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगेगी।
अब क्योंकि चार्ज बी ए को रिपेल कर रहा है, जब ये रिपेल कर रहा है तो रिपेल करने का मतलब ये अवे लगेगी, यानी कि इस तरफ होगी कहीं, ठीक है। रिपल्सन हो रहा है इसलिए फोर्स ऊपर की तरफ होगी, ना कि इस तरफ। इस तरफ तब होती जब ये अट्रैक्ट करती है। तो क्योंकि सेंट्रल फोर्स होती है तो सेंटर टू सेंटर लगेगी अलोंग द लाइन, लेकिन लगेगी अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। अब क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के हम कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जिसको हम बोलेंगे Fx, और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ होगा जो कि होगा Fy। ऑलरेडी यहाँ से थीटा एंगल बना रही है। और आपने ये भी पढ़ा होगा जो फोर्स होता है मतलब इन वेक्टर फॉर्म हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, उसके दो कंपोनेंट में Fx i कैप और Fy j कैप, या फिर Fx इक्वल टू कितना होता है F cos थीटा अगर ये एंगल थीटा हो तो, और Fy इक्वल टू होता है F sin थीटा, ये इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो F वेक्टर इक्वल टू Fx का मतलब हो गया F cos थीटा i कैप, और ये हो जाएगा Fy का मतलब F sin थीटा j कैप। ये अभी मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, बस आपको कुछ सोल्व नहीं करा है। और कोलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर। तो काम करते हैं, सबसे पहले इसी नेट फोर्स को फाइंड कर लेते हैं कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला होता है। K की वैल्यू कितनी, K की वैल्यू में लेनी 9 इंटू 10 की पावर 9। K का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। चलो पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू कितनी, तो आप किसी भी एक को Q1 मान सकते हो, क्योंकि मैं चार्ज A पर फोर्स देख रहा हूँ तो Q1 में लूंगा 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो है ना, 10 की पावर -6 कर देते हैं SI यूनिट में चेंज करने के लिए। और यहाँ पर चार्ज कितना है 5, और माइक्रो कूलम है तो 10 की पावर -6 कर देंगे। तो हो गया K Q1 Q2 अपॉन में आएगा सेपरेशन का स्क्वायर। अब इनके बीच में नेट सेपरेशन कितना है, तो आप ये देखिए कि जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये हो गया 8, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, और ये हो गया 6। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखो तो ये भी तो 6 होगा, तो 8 और 6 हाइपोटेनस कितना आ जाता है 10। ये मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो नेट डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा 10। या आप इसको आर को ऐसे भी निकाल सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x का कोऑर्डिनेट कितना है 8 का स्क्वायर और y का 6 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे फाइनली तो r की वैल्यू 10 ही आएगी। तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता दिया हूँ, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आएगा 10। और क्योंकि सेंटीमीटर में ना तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, और नीचे आता है r का स्क्वायर। तो ये आ गया r स्क्वायर वैल्यू। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम रखेंगे 9 इंटू में 10 की पावर 9, 9 इंटू में 10 की पावर 9, ठीक है। ये 5 इंटू में 10 की पावर, देखो -6 और +1, तो ये तो हो गया 12, माइनस के 12 प्लस के 1 अपॉन में नीचे कितना बचेगा 10 इंटू 10 की पावर -2 है ना, 10 की पावर -1 बचेगा और उसका स्क्वायर -2। अब जब हम इसको नेट सोल्व करेंगे F इक्वल टू आएगा, देखो 9 इंटू 5 मतलब 45, और बाकी 9 और 1 10, और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 2। तो देखो 10 की पावर -12 प्लस 1 प्लस 9, और माइनस की जगह ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 10 पर सारी पावर खत्म हो जाएगी, सिर्फ 45 न्यूटन आ जाएगा। तो जो नेट फोर्स है, इस नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है 45 न्यूटन। अब हम इसके दो कंपोनेंट देखेंगे। एक और चीज मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ, देखो दोनों ही जो कंपोनेंट आएंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएंगे। जब दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो आंसर आएगा उसमें प्लस और प्लस रहेगा, मतलब प्लस आई कैप और प्लस जे कैप रहेगा दोनों में। तो इसका मतलब मैं ऑप्शन 3 को कैंसिल कर सकता हूँ, ये मेरा सही नहीं होगा, इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि सेकंड और फोर्थ में से कौन सा आंसर सही आएगा। अब देखो इस ट्रायंगल में या आप यहाँ पर भी ऐसे थीटा कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट ये थीटा है तो मैं कोस थीटा को कैसे निकालूंगा, कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपो। बेस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो कि 8 है, और हाइपोटेनस मतलब यहाँ पर कितना है बेस अपॉन में हाइपो, तो ये है 10। इसका मतलब ये आएगा 4 अपॉन में 5। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4 अपॉन में 5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, जो एफ एक्स कंपोनेंट है वो एफ कोस थीटा के इक्वल है, तो एफ की वैल्यू 45, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई 4 अपॉन में 5। इसको आप 9 से 9 आएगा और 9 इंटू 4 मतलब 36,
तो जो x कंपोनेंट है वो 36 आएगा। अब यहाँ पर तो x कंपोनेंट 27 दे रखा है, इसको भी हटा दो तो ले दे करके हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 4। तो अगर ये 36 आएगा तो दूसरा वाला ऑफकोर्स 27 ही आएगा, उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, बट आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको f sin थीटा करना पड़ेगा, मतलब जो भी y कंपोनेंट होगा वो होगा f sin थीटा। ऐसे ही आप sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो वो 27 आएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल और अपोजिट चार्ज। डायपोल की डेफिनेशन ये होती है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के कॉम्बिनेशन को जो कि काफी पास पास रखे हुए हैं उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाता है। पूछा गया है कि डायपोल का जो पोटेंशियल होगा किसी आर डिस्टेंस पर एक्सिस पर वो कितना होगा। तो इन जनरल मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए डायपोल है, उसके एक्सियल पॉइंट पर अगर आप देख रहे हैं, या इन जनरल पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेट आर और थीटा डिस्टेंस पर अगर आप देख रहे हैं तो जो पोटेंशियल है वो आर और थीटा दोनों पर डिपेंड करता है डायपोल के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है केपी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। थीटा क्या है, ये एंगल यहाँ से। तो एक्सिस के लिए एट एक्सियल पॉइंट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये आता है केपी अपॉन में आर स्क्वायर। के का मतलब 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब ये आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/r स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 3। और अगर आप पोटेंशियल देखोगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो इक्वेटोरियल पर वहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कहीं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो वहां पर पोटेंशियल आएगा 0। अगर ये पूछते इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल पॉइंट पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 kp अपॉन में r की क्यूब, और ये एक्सियल पॉइंट पर इक्वेटोरियल पर जो फॉर्मूला होता है उसमें बस 2 हटा दो, kp अपॉन में r की क्यूब। ये शॉर्ट डायपोल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली r की क्यूब पर डिपेंड करती है। तो और ये तो पोटेंशियल पूछा, r स्क्वायर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो r की क्यूब आता, इनवर्सली 1/r की क्यूब, ठीक है। इसके अलावा अगर सिर्फ कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के के अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर पर डिपेंड करती है सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के के अपॉन में आर, यानी कि पोटेंशियल 1/r पर डिपेंड करता है। तो 1/r कब आता, जब पॉइंट चार्ज होता और पोटेंशियल के बारे में पूछा होता। तो आपको ये सब चीजें नोट करनी है सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए और ये डायपोल के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर की क्यूब पर डिपेंड करेगी। इस पर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक पर, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 125, 3 चार्ज हमारे पास ए, बी और सी, और इनका मैग्नीट्यूड गिवन है और इनकी लोकेशन गिवन है। तो पहले एक ओरिजिन सेट करके, तो ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ओरिजिन पर चार्ज एक रखा है 0,0 पर, कौन सा चार्ज है, ए। तो यहाँ पर ए चार्ज रख लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रो कूलम। कहाँ पर रखा है, 0,0,0 पर। एक और चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है 0,20 पर। 0,20 का मतलब हो गया, देखो ये x, y और z, तो इसका मतलब ये y एक्सिस पर रखा हुआ है, कहाँ पर, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये चार्ज को हम कितना लेंगे, ये चार्ज है b, जिसका मैग्नीट्यूड है 18 माइक्रो कूलम, 18 माइक्रो कूलम, और इसका जो ऑर्डिनेट्स है वो है 0,2,0, और जो C चार्ज रखा हुआ 0,40 पर रखा, मतलब ये भी y एक्सिस पर ही रखा होगा, लेकिन लगभग 4 सेंटीमीटर की दूरी पर C चार्ज। तो C चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, वो है -27 माइक्रो कूलम, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, वो है 0,40। अब आगे बोला गया है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर इज एट 0,0, यानी कि एक ऐसा स्फीयर बनाओ जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और सेंटर उसका ओरिजिन पर हो। तो देखो 0 से रेडियस, क्योंकि 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 0 जो 3 होगा 2 के बाद और 4 से पहले पड़ेगा, मतलब यहाँ कहीं पर, ठीक है। अब इसको रेडियस मानते हुए एक स्फीयर बना देते हैं कुछ इस तरह। तो ये हो गया हमारा स्फीयर। अब आगे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा थ्रू दिस स्फीयर इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी याद आए तो इसमें मुझे याद आता है गॉस लॉ का। अब गॉस लॉ का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो गॉस लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस जो कि एक इमेजिनरी सरफेस होता है, तो गॉस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है
वो इक्वल होता है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे ये देखना होगा कि जो हमारे गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस मतलब जो स्फीयर यहाँ पर दिया हुआ था रेडियस जिसका 3 सेंटीमीटर था, तो वो हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसी को हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अंदर यानी कि इंक्लोज चार्ज कौन कौन से है, एक तो चार्ज है ए वाला और एक चार्ज है बी वाला, क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही इसके अंदर आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे। क्यू ए कितना है 9 और क्यू बी कितना है 18, और दोनों ही पॉजिटिव है 9b और 18b, और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये माइक्रो कोलम, तो हमें ये पता चल गया कि जो टोटल चार्ज है 9 और 18 यानी कि 27 माइक्रो है ना, माइक्रो को 10 की पावर -6 लिख लेते हैं कोलम, इतना टोटल चार्ज आएगा। और यहाँ पर वैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -11 होती है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर -12 गिवन है, तो मैं इसी को लेकर के चलूंगा, वरना अगर आप वो लोगे तो आंसर गलत आ सकता है। तो 27 इंटू में 10 की पावर -6, इसको डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से 9 इंटू 10 की पावर -12। अब 9 या 27 होता है, तो बस आप ये देख लो 3 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन 3 में, बाकी तो 10 की पावर 6 आप मैनेज कर लोगे, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली था गॉस लॉ की एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन नंबर 126, ए 200 पिकोफैराड इज चार्ज टू 10 माइक्रोकूलम, द एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। देखो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के लिए इसके मैं 3 फॉर्मूले बता देता हूँ, उसके बाद यूज कर लेंगे जो हमें करना होगा। एक तो होता है U इक्वल टू हाफ CV², और आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू CV होता है। तो अगर यहाँ पर तो मुझे कैपेसिटेंस C और चार्ज गिवन है, तो अगर मुझे इस फॉर्मूले को Q और C में चेंज करना हो तो मुझे पोटेंशियल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हाफ C पोटेंशियल को रिप्लेस करेंगे Q अपॉन C के स्क्वायर से, सो इट विल बी इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला हो गया हाफ CV स्क्वायर, एक फॉर्मूला हो गया U इक्वल टू हाफ अपॉन में Q स्क्वायर अपॉन में C। तो C, और अगर आप एक और फॉर्मूला देखोगे Q और V के टर्म में, तो उसके लिए मुझे C हटाना पड़ेगा। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q अपॉन में V इंटू में V का स्क्वायर, V से V कैंसिल करो तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा U इक्वल टू हाफ QV। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, U इक्वल टू हाफ QV, U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन C और U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो यूज करते हैं U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। Q की वैल्यू कितनी है 200 है, क्योंकि P को है ना, तो 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका स्क्वायर अपॉन में कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम। तो एक मिनट, थोड़ी सा यहाँ पर मिस्टेक हुई है, मैं इसको दोबारा वैल्यू पुट कर देता हूँ। U इक्वल टू हाफ, चार्ज कितना है, तो चार्ज है 10 इंटू 10 की पावर माइनस माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 अपॉन में कैपेसिटेंस जो कि 200 पिकोफैराड है। तो 200 इंटू में P को मतलब 10 की पावर -12, तो ये हमें सोल्व करना है। 1/2, 2 जा कितना हो गया 4, बाकी सब देखो बाकी सब 10 की पावर का खेल है। 1/4 कितना होता है 0.25, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन 2 0.25 जूल। बाकी अगर आप यहाँ से देखो तो 10 की पावर 2 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर, 10 की पावर -10 बचेगा और वो यहाँ पर जाएगा स्क्वायर होगा, तो मतलब पावर सब कैंसिल आउट हो जाएगी। तो U इक्वल टू आ जाएगा 0.25 जूल। क्वेश्चन नंबर 127, 3 चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, जो कि इस तरह से रखे हुए हैं। आपको बताना पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। यहाँ पर R स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ R आएगा। तो क्योंकि हमारे पास 3 चार्ज है तो 3 एनर्जी के कॉम्बिनेशन बनेंगे। कौन कौन से, एक तो A और B के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, एक A और C के बीच में इंटरेक्शन हो एनर्जी, और एक B और C के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी। तो इन टोटल का जो भी सम आएगा वो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। तो A और B, देखो सेपरेशन हम A से B तक कर लेंगे, तो K को भी मैं K ही लिख रहा हूँ, Q1 Q2, तो ये 8 और ये -1 यानी कि 8 इंटू माइक्रो है ना, माइक्रो को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कॉलम में आ जाए, और ये -1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में डिवाइड में आएगा 4 ये डिस्टेंस है, 4 ये डिस्टेंस है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8। और क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 10 की पावर -2 से कर दो मल्टीप्लाई मीटर में लाने के लिए,
ये हो गया फर्स्ट कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड कॉम्बिनेशन के ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, तो 8 और 10 यहाँ पर चार्ज है, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 10⁻⁻6 में अपॉन में। अब ये सेपरेशन कितना आएगा, तो आप ये देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो इसका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻2 प्लस के। अब बी और सी के बीच में तो -1 इंटू 10⁻⁻6, फिर 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में। इन दोनों का सेपरेशन भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसके 3 4 और ये 5 आएगा जैसे वहां पर आया था। तो 5 इंटू में 10⁻⁻2। अब जो जो चीजें कॉमन है वो कॉमन हम निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, के कॉमन है, ठीक है, इंटू 10⁻12 कॉमन है, क्योंकि -6 और -6 12 हो जाएगा ना, 10⁻12 कॉमन है, और नीचे से 10⁻2 कॉमन है। बाकी सबका इस चीज लिख लेते हैं, जाएगा -8 अपॉन में 8, फिर प्लस ये 8 इंटू 10 अपॉन में 5, 8 इंटू 10 अपॉन में 5, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10 अपॉन में 5। तो u इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू में 10⁹9, और ये 10 की पावर देखो ये ऊपर जाएगा ना -2 प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 2 यानी कि माइनस के 10 बचेगा। फिर ये -1 प्लस 80 अपॉन 5 तो आएगा प्लस 16, और ये माइनस के 2। तो u इक्वल टू देखो ये 16 और -3 यानी कि 13, और 13 की 9 में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आएगा 117 इंटू में 10 की पावर -9 प्लस 1 यानी कि माइनस के 1। तो इसको आप 11.7 भी तो लिख सकते हैं जूल में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 11.7 जूल। क्वेश्चन नंबर 128 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी है वैसे तो, बट इजिली हो पाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आपके पास अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 के, ये के और ये 2 के। तो एक्चुअली यहाँ पर ना 3 कैपेसिटर है, एक ये और ये। अब पहले मैं कुछ जनरल चीजें बता देता हूँ। जैसे कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है ε0 A अपॉन में D। कब, जब प्लेट के बीच में, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, जब प्लेट के बीच में एयर है, कोई और मीडियम ना हो, तब के लिए C0 यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सेप्ट एयर, तो C0 इक्वल टू ε0 A अपॉन D होता है। लेकिन जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंसर्ट कर देंगे, तब के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाए K ε0 A अपॉन में D। इसके अलावा जो बेसिक चीज आपको आनी चाहिए वो ये है कि अगर मान लीजिए 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसके लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। और अगर मान लीजिए पैरेलल में कंबाइंड है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट का c1 प्लस c2 प्लस जितने भी डायरेक्टली ऐड करेंगे। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब करते हैं स्टार्ट। तो पहले यहाँ पर देखो नीचे में मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे मान लो ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, 1 2 और 3। तो आप ये देखिए कि 1 और 2 ये दोनों कैसे कनेक्टेड है। तो 1 और 2 दोनों कनेक्ट होंगे सीरीज में। ऐसा क्यों, रीजन बताता हूँ। आप ये देखिए एक प्लेट हमारे इस तरफ है और एक प्लेट इस तरफ है। तो अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो इससे ए प्लेट कनेक्टेड है और इससे बी प्लेट कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सीरीज में। जबकि आप ऊपर वाला जो कैपेसिटर देख रहे हो 3 कैपेसिटर, और नीचे वाले का जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों रहेंगे पैरेलल में, क्योंकि वो सेम प्लेट से कनेक्टेड होंगे। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कैपेसिटेंस C1 एंड कैपेसिटेंस C2 विल बी इन सीरीज। दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। और इन दोनों का जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो C3 के साथ पैरेलल में होगा। तो पहले C1 और C2 किस में, सीरीज में, तो इनको निकाल लेते हैं। लेकिन C1 कितना होगा, तो C1 होगा, मैंने फॉर्मूला बताया कि ε0 A अपॉन में D, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K है ε0, लेकिन इसका एरिया कितना है A/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सेपरेशन, जो कि कितना है 2D अपॉन में 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 अपॉन में 2 2 4 K ε0 A अपॉन में D। तो यहाँ पर आ गया 3 अपॉन में 4 ऑफ K।
फिर अगर हम C2 की बात करें तो C2 की वैल्यू कितनी आएगी, फिर से K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाला फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि K की वैल्यू यहाँ पर 2 टाइम्स है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, 2K है, फिर एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना A/2, सेपरेशन कितना D/3, तो D अपॉन में 3। ये देखो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो 3 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 3 इंटू में K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो C1 C2 हमें पता चल चुका है, दोनों ही सीरीज में है। तो सीरीज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/, मैं इसको C डैश बोल रहा हूँ। C डैश मतलब C डैश इज द इक्विवेलेंट, लेट यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट C डैश इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2। तो 1/C डैश इक्वल टू आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 के। सो 1/C डैश विल बी इक्वल टू 1/, अब सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। C1 कितना है, वो है 3K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 4D प्लस 1/, C2 की वैल्यू 3K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो आप ये देखो, ये जो 4D जाएगा ऊपर और यहाँ से D जाएगा ऊपर, तो 1/C डैश इक्वल टू आएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 4D अपॉन में 3K एप्सिलॉन नॉट A प्लस D अपॉन में 3K एप्सिलॉन नॉट A। अब आप ये देखिए कि इन दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम है तो ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4D प्लस D कितना आएगा 5D अपॉन में 3K एप्सिलॉन नॉट A। और क्योंकि 1/C डैश है, हमें तो C डैश चाहिए, तो C डैश के लिए रेसिप्रोकल कर देते हैं, जाएगा 3 अपॉन में 5 फिर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो हमें C1 और C2 का जो इक्विवेलेंट है वो हमने फाइंड कर लिया, और वो आ रहा 3/5 K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अभी जो C डैश आया, C डैश क्या था, C1 और C2 का इक्विवेलेंट, तो C डैश और C3 आपस में कैसे रहेंगे, पैरेलल में। तो इनका जो फाइनल अब मैं निकाल रहा हूँ, जिसको हम C बोलेंगे, फाइनल क्या है C। तो C इक्वल टू कितना होगा, C डैश प्लस में C3। अब C डैश की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन में 5 K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D प्लस C3 कितना है, यानी कि ये, तो C3 मैंने पहले नहीं लिखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, C3 होगा K कितना है इसका 3K, फिर एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है A/2 अपॉन में सेपरेशन कितना है D, यहाँ पर दिया हुआ ना D है, तो इसका मतलब C3 की वैल्यू होगी 3 अपॉन में 2 K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। सो वी विल गेट, अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2 मतलब 5 10, यहाँ पर 3 इंटू 2 यानी कि 6 प्लस 3 इंटू 5 15 इंटू में K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 15 और 6 21 अपॉन में 10 K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इक्वल टू C। अब देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, लेट C नॉट के, तो C अपॉन C नॉट कितना आ जाएगा 21 अपॉन में 10 इंटू में K, मतलब C जैसे मैंने आपको बताया ना एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो इतना पोर्शन किसका इक्वल हो गया, C नॉट के, उसको नीचे लिया है, तो C अपॉन C नॉट इक्वल टू 21 अपॉन में 10K आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। लेकिन आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं KVS में, वो सब 11th और 12th पर बेस्ड हैं। BSc और MSc से काफी कम या ना के बराबर ही क्वेश्चन KVS में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, आपके पास 3 सेल है 953 के, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, फिगर आपको गिवन है, द इक्विवेलेंट EMF बताना है कॉम्बिनेशन का A और C के बीच में कितना हो जाएगा। पहले मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ इक्विवेलेंट का। तो फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर होता है E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3। तो R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली ये रेजिस्टेंस होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस E1 E2 और E3 EMF होंगे सेल के। तो मैं इसको R1 मानूंगा, ये R2 और ये R3। तो क्योंकि हमें सिर्फ E इक्विवेलेंट निकालना, तो इसलिए मुझे R इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। तो क्योंकि तीनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू
1/R1 कितना है 1 प्लस 1/R2 कितना है 0.5 प्लस 1/R3 कितना है वो है 1/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 0.5 ऊपर जाएगा 10/5 मतलब 2 प्लस के 3, सो इट विल बी इक्वल टू 6। तो 6 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आई है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/6। तो हमें R इक्विवेलेंट तो पता चल चुका है 1/6 होगा। अब सब वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देखना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव, तो क्योंकि मैं A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लूंगा जब E2 की वैल्यू पुट करूंगा। तो E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है वो है 9 अपॉन में R1 की वैल्यू 1 प्लस E2 कितना है, तो E2 है 5, लेकिन क्योंकि अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड है तो मैं -5 लिखूंगा अपॉन में 0.5 प्लस E3 की वैल्यू कितनी है वो है 3 और 1/3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 9 फिर माइनस, देखो इसको पॉइंट हटा करके ऊपर आप लिखेंगे 10, ये हो गया 50/5, 50/5 का मतलब -10 ही आएगा, प्लस में ये हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9, 3 3 से 9। सो E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 9 + 9 -10, या फिर इसको आप 8 भी तो लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 और 18 में से 10 जाएगा 8। अब E इक्विवेलेंट चाहिए हमें जो कि 8 × R इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, यानी कि 8 × R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 1/6। अगर मैं इसको दोनों को हाफ कर दूं ये 4 और ये 3 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 4/3 वाट, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी क्लास 12 चैप्टर 3 से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करना। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम अल्फा से रिनोट करते हैं और ये होता है 1/T डेल्टा R/डेल्टा T, यानी कि ये अल्फा एक तरह का वैल्यू होती है जो हमें ये बताता है कि वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किस दर से चेंज हो रहा होगा। अब पोटेंशियोमीटर में हमें किस तरह का वायर लगाना होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज ना हो, यानी कि एक ऐसा वायर हम लगाएंगे जिसकी R की वैल्यू, अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो R की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज ना हो। तो अब अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। देखो यहाँ पर हाई, नॉर्मल, नेग्लिजिबल, लो, तो अल्फा की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। तो हाई और नॉर्मल तो छोड़ दो, तो इसको हटा देते हैं। अब लो होगी या नेग्लिजिबल होगी, काफी एस्पिरेंट्स को इसी पॉइंट पर कंफ्यूजन थी, बहुत से बच्चों ने चैलेंज भी किया था इस क्वेश्चन को, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा नेग्लिजिबल। देखो लो और नेग्लिजिबल में जो बेस्ट वर्ड है वो है नेग्लिजिबल, कि अल्फा की वैल्यू बहुत कम से कम होगा, मतलब हो ही ना उसकी वैल्यू कुछ भी, तो लेट टेंस टू 0, तो नेग्लिजिबल हम उसको बोल सकते हैं। लो में लो का कुछ फिक्स वैल्यू नहीं होती कि कितना लो, लेकिन नेग्लिजिबल मतलब टेंस टू 0, तो ऐसे ही तो वायर में चाहिए, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3।